नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रुद्रप्रयाग दौरे का आज दूसरा दिन है, तो वहीं पर इस दौरान सीएम रावत ने कालीमठ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करी है और प्रदेश की खुशहाली की कामना करी। जिसके बाद में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गढ़वाल मंडल विकास निगम वो यहां से पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 81 करोड़ 94 लाख योजनाओं का यहां पर कह सकते हैं कि लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की यहां पर बैठक ली है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश यहां पर उनकी ओर से दिए गए। और कुछ कमजोरी ये है कि हम इसको टेबल फ्रूट नहीं बन पा रहे हैं। संतरा है, आराम से छील के आप खा सकते हैं, कीनू है, आप छील के खा सकते हैं, सेब आप तुरंत काट के खा सकते हैं। तो ये कुछ दिक्कत है, कुछ इसकी खासियत है, तो मैंने कहा कुछ इसकी कमजोरियाँ हैं। तो ये अच्छी सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे सीजन में पैदा होता है कि जब ठंडा होता है और फलों की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन आज जो हमारे ग्रोथ सेंटर है उनमें बहुत अच्छा इस पर काम हो रहा है। हमारी महिलाएं उसको प्रोसेस करके उसकी पैकेजिंग कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम दौरे का आज दूसरा दिन रहा और कई योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया, क्या कुछ आज उनके कार्यक्रम रहे और आज का जो दौरा उनका रहा वो कितना खास रहा? देखिए, आज सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग भ्रमण पर थे और कल शाम को यहाँ पहुँच गए थे और आज सुबह उन्होंने पहले कालीमठ आके काली माता का मंदिर में मां काली के दर्शन किए और उसके बाद वहीं पर उन्होंने काली गंगा एक निकलती है उसमें जल विद्युत परियोजना का उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया और उसके बाद वो सीधे जो तिलवाड़ा स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जो कार्यक्रम था उनका, वहाँ पे तमाम विकास योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीबन 81 करोड़ 94 लाख रुपए की जो योजनाएं थी, चाहे वो जल निगम की हो, सिंचाई की हो, बिजली विभाग के हैं, तमाम जो योजनाएं थी उनका वहाँ पे शिलान्यास किया गया। और इसके बाद उन्होंने सीएम साहब ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिसमें जो खास घोषणा रही उनकी गुप्तकाशी को नगर पंचायत का दर्जा देने की उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पे गुप्तकाशी के लोगों की मांग थी कि गुप्तकाशी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दृष्टि भी वहाँ अहम पड़ाव है और आबादी की दृष्टि भी काफी अधिक आबादी वहाँ पर रहती है। तो ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है कि जल्द ही इसको नगर पंचायत के स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जो विभागीय अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और जो तमाम विभाग के विकास योजनाओं की उन्होंने जानकारी ली। खास तौर पे जो सड़कों से संबंधित मामले थे, चाहे पीएमजीएसवाई विभाग हो या लोक निर्माण विभाग हो, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, उन्होंने इसकी प्रगति जानी और जो फॉरेस्ट और अन्य कारणों से जो सड़कें लंबित पड़ी थी उनको जल्दी ही उनमें गति लाने की उन्होंने निर्देश दिए विभागों को। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का जो कार्य ऑल वेदर का कार्य जो लंबित पड़ा हुआ है उसको जल्द ही पूरे करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारी के। इसके अलावा रेलवे में जिन प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जिनका बटा नहीं है मुआवजा, उनको जल्दी ही मुआवजा देने की उन्होंने बात कही है अधिकारी को। जी, इसके अलावा अधिकारियों की जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या कुछ यहाँ पे बिल्कुल उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं?
जो तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि एक सरकार के महत्वाकांक्षी जो योजना चल रही है जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से खास तौर पे उनको निर्देश दिए कि पूरे क्षेत्र में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हर घर जल और हर घर नल की जो योजना है उसको घर घर पहुंचाना हर हाल में उन्होंने जो तय लक्ष्य है, तय समय है, उसके अंतर्गत वो काम पूरा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बातचीत की और उन्होंने खासतौर पे 2022 के जो चुनाव हैं उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने की बात की है, जहां जन पहुंचाने की कार्य की है, ताकि इसका जो 2022 के चुनाव है उनमें सकारात्मक परिणाम किया। बिल्कुल। चलिए भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी भूपेंद्र भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, आज सीएम 2 दिवसीय दौरे पर जिस तरीके से लगातार रुद्रप्रयाग के वो दौरे पर रहे हैं, आज उनका दूसरा दिन था। इस दौरान तमाम योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया, अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली गई है और साथ ही लोगों से इस दौरान जनसुनवाई भी की गई, लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। उत्तराखंड को ई कैबिनेट के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को साल 2020 में इस अवार्ड के लिए चुना है। ई कैबिनेट करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के गोपन विभाग के अधिकारी ये अवार्ड प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नॉन प्रॉफिट सोसाइटी ईएसआई के ई गवर्नेंस में विभिन्न श्रेणियों में अच्छा काम करने के लिए अवार्ड देती है। उत्तराखंड में भी ई कैबिनेट की पहल को ई गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। संस्था इसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत अन्य राज्यों के साथ भी यहां पर साझा करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग के अधिकारियों को इस दौरान इस मौके पर बधाई दी। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के गोपन विभाग जो है उसको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और साथ ही अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से यहाँ पर गोपन विभाग जो है उनके अधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ पर रहेंगे। आपको हम ये भी बता दें कि लखनऊ में ही 12 फरवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पर उत्तराखंड के गोपन विभाग जो है इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से भी यहाँ पर गोपन विभाग के अधिकारियों को सम्मानित करने की बात पर खुशी जाहिर करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, धन्यवाद जी। विनय जी, जिस तरीके से उत्तराखंड को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा, सबसे पहले तो ये कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं ये अपने उत्तराखंड के लिए? नहीं, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी काम कर रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को पूरे देश भर के लिए एक मिसाल बनाने का काम किया है। जिस प्रकार से चाहे अटल आयुष्मान योजना में हमने पूरे प्रदेश भर के निवासियों को आयुष्मान का कवर देने में पहल हासिल करने का काम किया हो, और चाहे इसी प्रकार हमने ई कैबिनेट
करके हमने अपने आप को एक अग्रणी राज्य साबित किया है। मुझे लगता है कि ये अन्य देश के अन्य सभी राज्यों के लिए एक मील का पत्थर के रूप में साबित होगा और उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। साथ ही जिस तरीके से सीएम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी काफ़ी अपनी खुशी का इजहार किया और साथ ही गौपन विभाग जो है उसको तमाम अधिकारियों को यहाँ पर बधाई दी गई है। किस तरीके से आपको लगता है कि 12 फरवरी को जब ये कार्यक्रम होने वाला है उसकी अगर तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ आपके अपने स्तर पर यहाँ पर तैयारियां नजर आ रही हैं? निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है, बहुत गौरव की बात है। और उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य अगर बड़े बड़े राज्यों को रास्ता दिखाने का काम करता है तो निश्चित रूप से ये गौरव की बात हो जाती है। और हमारे लिए ये बहुत गौरव का क्षण है और इसके को हम उसी गंभीरता के साथ और उसी नम्रता के साथ हम आगे काम करते हुए आगे बढ़ाना चाहेंगे और उसके लिए निश्चित रूप से भव्य तैयारियां होंगी। जी विनय जी, इसके अलावा ये भी जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य, उसके बावजूद भी जिस तरीके से अचीवमेंट्स यहाँ पर उसकी ओर से अचीव की जा रही हैं तो ये वाकई उत्तराखंड वासियों के लिए काफी अच्छी खबर है। इसके साथ ही आप दूसरे राज्यों को क्या कुछ यहाँ पर प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे कि उत्तराखंड से उन्हें ये सब सीखने की जरूरत है? प्रीति जी, ये एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संयोग भी है कि जहां इस बार पहली बार हमारी देश की वित्त मंत्री जी ने पेपरलेस बजट पेश किया, उसी प्रकार से हम पेपरलेस कैबिनेट करने में अग्रणी राज्य हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम, जैसे हमने कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चला रहे हैं, तो उसी प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर हम केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश के सभी उन अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में हमने ये उल्लेखनीय कार्य किया है जिससे कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य का नाम हुआ है। चलिए विनय गोयल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मोड में है। तो वहीं पर इस बार उत्तराखंड की भूमि में आम आदमी पार्टी भी चुनावी रंग में रंगने के लिए दस्तक तो दे चुकी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी 1 फरवरी से उत्तराखंड में सदस्यता अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें उत्तराखंड के लोग या अन्य पार्टी के नेता कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पहले से पकड़ बनाए बीजेपी कांग्रेस की सामने अब आम आदमी पार्टी की दस्तक से कहीं ना कहीं चुनौती तो साफ तौर से खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होती हुई यहां पर नजर आ सकती है। वहीं पर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान जारी करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के एक के बाद एक चुनाव ना लड़ने के फैसले पर भी निशाना साधा है। आप प्रभारी ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं को अभी से डर सताने लगा है। आप पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस का जहाज जो है वो डूबने की कगार पर जा पहुंचा है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और इस डर से कांग्रेस नेता चुनाव ना लड़ने की बात यहां पर कह रहे हैं। रावत जी का बयान आया है कि आगामी 2022 के चुनावों को वो नहीं लड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से हतोत्साहित है और लड़ाई से पहले ही हार मान चुकी है। न केवल हरीश रावत जी बल्कि साथ ही साथ प्रकाश जोशी जी जो कि AIC सदस्य हैं वो भी कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से हतोत्साहित है और पहले ही लड़ाई से हार मान चुकी है, मुझे लगता है कि 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, जिसमें कि काफ़ी अप्रत्याशित नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से उत्तराखंड में
आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियों की ओर से अभी से यहां पर तैयारियां लगातार की जा रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी ये फैसला लिया है कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव वो लड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। गरिमा जी, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से आने वाले जो चुनाव है, पहले कहा जा रहा था कि सीधा सीधा चुनाव जो है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर गई है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर आ गई है तो हमारा चुनाव जीतना मुश्किल है। मुझे लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद उत्तराखंड के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ सपा, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल सबने एक एक बार अपना हार आजमा के देख लिया है। आज आप देख लीजिए उनका वजूद कहाँ है। 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, नाबूद हो गई सारी पार्टियां यहाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केवल 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और बीजेपी। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी तुलना भाजपा से कर रही है और नंबर 2 पोजीशन के लिए इनकी जरूर लड़ाई है, क्योंकि नंबर 1 पे तो कांग्रेस है। आज जनता खून के आंसू रो रही है, कांग्रेस के शासनकाल को याद कर रही है, कांग्रेस को वापस पुनर्स्थापित यहाँ पर करना चाहती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार में जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चक्की में इस तरह से पिस गई है कि आज वो हाहाकार मचा रही है। और जल्द से जल्द चुनाव जब आएंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड भाजपा को देगी, आईना दिखाने का काम करेगी, नंबर 1 पोजीशन पे कांग्रेस पार्टी को लाएगी। हाँ, आम आदमी पार्टी अपनी तुलना भाजपा से करे तो ठीक लगता है, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी से ना करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। चाहे लेकिन गरिमा जी, आपको नहीं लगता कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी कलह यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया ये सब कहने के लिए? जो कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा दल है कि जहाँ ज्यादा बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। हमारे वहाँ मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं है आपस में। और भाजपा बताए ना कि भाजपा में कितने टुकड़े हैं। और आम आदमी पार्टी में तो परिक्रमा चल रही है, जिसने सिसोदिया जी की, केजरीवाल जी की परिक्रमा कर ली वो टिकट का इच्छुक हो रहा है। और सारा जितना कूड़ा करकट है कांग्रेस पार्टी का या दूसरे दलों का, वो सारा भानुमति का पिटारा आम आदमी पार्टी जोड़ती चली जा रही है। जो भी दागी बागी लोग हैं वो सारे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कोई चेहरा उसके पास है नहीं कि इसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी अगर सपने देख रही है तो उसको देखने की इजाजत है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मेला है चुनाव। ठीक है गरिमा जी, बिल्कुल गरिमा जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, दोबारा आपका रुख करूंगी। साथ ही हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से SS कलेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। SS कलेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। कलेर जी, आपने भी सुना होगा गरिमा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा है कि सपने देखने का हर किसी को हक है, आम आदमी पार्टी भी देख सकती है। नहीं, देखिए सपने देखने का हक भी है, लेकिन मैं आज तक देख रहा हूं भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने मिलके उत्तराखंड के लोगों को लूटा है और मिलजुल के सरकार चलाई है, जनता यहाँ से समझ चुकी है। अभी मैं सुन रहा था ये कांग्रेस के जो कूड़ा करकट गरिमा जी हाँ ये बोल रही थी, इसका मतलब इनको पता है भी हमने पहले राजनीति में कूड़ा करकट भर रखा था, समझेंगे। तो ये कूड़ा करकट जो चीजें कह रही हैं ये जनता का अपमान कर रही हैं, और इनको ये समझना चाहिए ये जो राजनीति छिलावे की और झूठे वादों वाली ये कर रहे थे उसका टाइम निकल चुका है। हम जो भी करेंगे जनता के साथ वो अपने पूरे विश्वास के साथ जनता के हित में काम करेंगे, हमारा यही कहना है। और कांग्रेस मेरा जवाब ले लीजिए। जी बताइए। जी, कलेर जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि कलेर जी का नाम भी पूरे उत्तराखंड की विधानसभा में किसी ने सुना है? इनको यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ पता है? आखिर कितने जुम्मा महीने हुए हैं इनको उत्तराखंड का प्रवास करते हुए? तो कलेर जी के भरोसे अगर आम आदमी पार्टी है तो मैं केवल ये हास्यास्पद है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि कलेर जी खुद उत्तराखंड को अभी पूरा ठीक तरह से घूमे नहीं है। तो ये पार्टी प्रत्याशियों को क्या लड़ाएंगे?
आप खुद समझ सकते हैं कि इनका धरातल पर वजूद कितना है। एक नगर निगम का पार्षद इनका उत्तराखंड के अंदर नहीं है और ये सीधे बात कर रहे हैं विधानसभा में जाने की, तो इससे बड़ा माहौल और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गरिमा जी, जिस तरीके से अंदरूनी कलह यहाँ पर कांग्रेस में चलती हुई नजर आ रही है, उसका फायदा तो उठा सकते हैं ना आम आदमी पार्टी, इससे तो इनकार नहीं करेंगे आप? नहीं, हमारे वहाँ कलह है किसने कह दिया आपसे? हमारे वहाँ लोग अपने सुझाव देते हैं। जी आऊंगी कलेर जी। हमारे वहाँ लोकतंत्र जीवित है। हमारे वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत नेतागण अपने सुझाव रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। उसको आप लोग कलह का नाम कैसे दे देते हैं? कलह किसी में नहीं है। हमारे सब नेता एकजुट हैं और अपने अपने सुझाव हाईकमान को या पार्टी को देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ये मन मुटावल कहाँ से पता समझ में आ गया। ठीक है कलेर जी, कुछ बोलना चाहते हैं इस बात पर? हमारी पार्टी में दखल ना देना। ठीक है गरिमा जी, ठीक है जी। कलेर जी, हेलो जी, बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने ये चीज कह रहे हैं ना, 2013 में शीला दीक्षित जी ने भी हमारी पार्टी के बारे में, हमारे बारे में यही चीज रखी थी। और उसके बाद जो उनका हशर हुआ वो इनको देख लें, वही हशर इनकी पार्टी का जहाँ उत्तराखंड में होने जा रहा भाजपा का भी। हाँ, तो ये जिस तरीके से हमें हल्के में नाप रहे हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2022 में इस चीज का पता लग जाएगा हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से हमने अपने पिछले 7-8 महीने से लेकर संगठन पे काम करा है। 70 विधानसभाओं में काम करा है आपके पास। संगठन नाम की कोई चीज है आपके पास? बूथ और ब्लॉक कमेटियां बन गई आपकी, बूथ और ब्लॉक कमेटियां बन गई आपकी। 70 कैंडिडेट हैं आपके पास, जरा नाम गिना दीजिए, 10 कैंडिडेट गिना दीजिए अपने। एक एक करके बात करिएगा आप। गरिमा जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ले लेते कलेर जी से। कुछ नहीं होने वाला, जनता आपका जोर जोर समझ चुकी है। आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला हूँ, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुन के उसका जवाब दीजिए। आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए, जनता इन शिलाओं पे जोर जोर से बोलने से भाजपा का जो असली चेहरा है उसको समझ चुकी है। आप भाजपा के तो खुद के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आज की डेट में। जी गरिमा जी, मैं वही कलेर जी से कह रही हूँ। कलेर जी के पास संगठन नहीं है, चापलूसी की राजनीति इनके दल में चरम पर है, जो सूत्रों के हवाले से। कलेर जी तो ये कह रहे हैं ना कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तब भी शीला दीक्षित की ओर से यही बातें कही गई थी, फिर भी वहाँ पर हमारी सरकार बनी ना। दिल्ली में इनको विकास हमने थाली में सजा के दिया। शीला दीक्षित जी ने इतना विकास दिल्ली में ऑलरेडी कर दिया कि थाली में परोस के इनको विकास मिला। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है मैडम, ये दिल्ली नहीं है। ठीक है, यहाँ की जनता भी जानती है और यहाँ की जनता अगर जिताएगी अपने लोगों को। ठीक है, लेकिन गरिमा जी इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते ना आप, जिस तरीके से आपने जो अंदरूनी कला है उसके लिए तो आपने इनकार कर दिया कि इस तरीके से कुछ भी माहौल फिलहाल कांग्रेस के अंदर नहीं चल रहा, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते कि एक और सीधा मुकाबला आपका भारतीय जनता पार्टी से था। अब आम आदमी पार्टी अगर वहां पर आ गई तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जो है कुछ हद तक तो बिगड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ मैं आपको पहले भी बता रही हूँ मैडम, सपा पे है, सपा भी लड़ती है चुनाव, उत्तराखंड क्रांति दल भी लड़ता है, किसी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ केवल कांग्रेस और बीजेपी है, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उसको हाइप मत दीजिए, यहाँ जनता के दिलों में। ठीक है गरिमा जी, कलेर जी एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद आपका, नमस्कार, धन्यवाद। मैं इनकी अंदरूनी कला पे कहना चाह रहा हूँ कुछ। इनके अंदर में अंदरूनी कला नहीं है तो अभी तक 2 कैबिनेट के पद खाली क्यों है? 3.5 साल 4 साल से ऊपर हो गए सरकार बने हुए, 4 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। इनके जो 2 कैबिनेट के पद खाली क्यों? अंदरूनी कला नहीं है। लेकिन अगर कलेर जी पहली बात तो वो मना कर रहे हैं, और अगर अंदरूनी कला है तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो एक परिवार है, परिवार में तो मनमुटाव होता रहता है, दोबारा से आपस में सब लोग मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ आम आदमी पार्टी से तो ये कहा है कि आपका तो यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए आती है, लेकिन उसके बाद में जो उनका हश्र होता है उसके बाद वो दोबारा चेहरा तक नहीं दिखाते वहां पर। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इनको हवा में हो रहा है इनका काम, वो जनता को भी पता है। इनके सब चीजों को जनता देख चुकी है। अब 2022 में ऐसी चीजें होने जा रही है जिसका इन्होंने बड़े नेताओं ने, जिन्होंने कांग्रेस के हों भाजपा के हों, उत्तराखंड को लूटा है ना, उनका एकदम उनका ठीक है कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ ये होने जा रहा। ठीक है, सभी देखना धीरे धीरे के राजनीति से चलिए कलेर जी और साथ ही गरिमा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की ओर से लगातार यहां पर तैयारियां की जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि वाकई कांग्रेस जो है इस बार काफी डरी हुई नजर आ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होगा उसके बाद में जितनी भी पार्टियां दावे कर रही हैं, ये दावे कितने पूरे होते हैं। हरिद्वार में इस महीने से कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है और कुंभ के दौरान पहली बार राज्य सरकार बाहरी राज्यों से भी डॉक्टर्स की मांग कर रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से यूपी में 100 डॉक्टर कुंभ के लिए उपलब्ध कराने को लेकर पत्र लिखा गया है। हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी 5000 डॉक्टर्स को मुहैया कराने की राज्य सरकार ने यहां पर गुजारिश करी है। आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार अब तक 25 डॉक्टर्स को कुंभ मेले के लिए नियुक्त कर चुकी है। पौड़ी के 26 डॉक्टर्स को भी कुंभ मेले में ड्यूटी के लिए भेजा जाना है। इसके साथ ही 100 आयुष डॉक्टर भी यहां पर नियुक्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ ही बाकी राज्यों से भी संपर्क यहां पर साधा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कुंभ मेले की तैयारियां काफी दिनों से यहां पर लगातार चलती हुई नजर आ रही है, नई नई गाइडलाइंस यहां पर सरकार की ओर से दी जा रही है और फिलहाल अगर बात करें तो डॉक्टर्स को यहां पर बुलाने की बात राज्य सरकार की ओर से कही गई है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि 27 फरवरी से जिस तरह से कुंभ का आयोजन होना है तो उसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज मुख्य सचिव जो कि हमारे ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में भी अपने जो है एक प्रस्ताव भेजा है कि अलग अलग जो राज्य हैं वो हमें डॉक्टर प्रोवाइड कराएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टरों की मांग की है, साथ ही मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल के साथ साथ दिल्ली से भी 50-50 डॉक्टरों की मांग कुंभ के लिए की गई है, ताकि कुंभ में किसी तरह की जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित ना हो लोग और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिहाज से ये एक बड़ी जो चीज़ है उसको रखा गया है। साथ ही अभी तक 46 डॉक्टरों की भी नियुक्ति कुंभ के दौरान की जा चुकी है। प्रीति जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है डॉक्टर्स की मांग क्यों की जा रही है? जिस तरीके से कोरोना जो है उसका कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यहाँ पर डर सता रहा है, क्योंकि बेशक वैक्सीनेशन यहाँ पर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया हो लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना जो है बेशक केस कम आ रहे हैं लेकिन रुकने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौतें अब भी आ रही हैं, आंकड़े अब भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुंभ जो है, एक तो पहले इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि काफी तादाद में विशाल वहां पर लोग आएंगे, तो आपको लगता है कि वाकई इसी डर की वजह से वहां पर डॉक्टर्स लगातार राज्य सरकार की ओर से मंगाने की बात कही जा रही है? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा भव्य दिव्य आयोजन होना है, उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हमको स्वास्थ्य सुविधाएं भी सबको प्रोवाइड करानी है। अगर ऐसे में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें होती हैं तो उसमें पूरा का पूरा राज्य सरकार के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जैसे लगातार कह रहे हैं कि वो हरिद्वार को वुहान नहीं बनने देंगे और लगातार जिस तरह से हमने देखा कि मुख्य सचिव ने भी इससे पहले भी जैसे कि केंद्र से 2 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की भी मांग की थी और साथ ही जिस तरह से हमने देखा कि जो एसओपी केंद्र सरकार की ओर से जारी हुई थी तो उसमें भी साफ तौर से लिखा गया था कि कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या अधिकारी जो भी वहां पे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनको वैक्सीनेशन जरूर किया जाएगा। राज्य सरकार जो है वो कुंभ मेले को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसी वजह से लगातार इस तरीके की बातें यहां पर कही जा रही है। विशाल, हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, तमाम जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।